नमस्कार। मून टीवी पॉडकास्ट शो दिल से में आपका स्वागत है। संघ के शताब्दी वर्ष में आज हम एक ऐसे स्वयंसेवक से रूबरू हो रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा, उद्योग, सेवा में लगाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम के चेयरमैन और लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री व विद्या भारती के प्रांत अध्यक्ष राकेश गर्ग साहब से। राकेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक उद्योग घराने में आपका जन्म हुआ, आपका उद्योग परिवार था, तो आपने बचपन से ही संघ की शाखाओं में कैसे जाना शुरू किया? संघ से कैसे आपका संघ कार्यों में रुझान हुआ? पहले तो सभी मून टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मून टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने दिल से पॉडकास्ट कार्यक्रम में मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया है। मैं जब छोटा था राजीव भाई, तो हमारे घर के सामने सन 1978 में शाखा लगनी शुरू हुई। तो मैं जब बिल्कुल किशोर था तो मैं गया, देखा मैंने वहाँ देशभक्ति की सारी बातें होती थी, क्योंकि सौभाग्य से मैं पढ़ा भी सरस्वती विद्या मंदिर विजयनगर में था। तो वहां का वातावरण मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं दिल से देशभक्त था, मेरे विचार भी इसी तरह के हैं। तो वहां से मेरा धीरे धीरे जुड़ाव हुआ और मैं इस संघ के अंदर आगे अपना कार्य स्वयंसेवक बना था। जी, आपने विद्या भारती, स्वदेशी जागरण मंच, लघु भारती, लघु उद्योग भारती जैसे संघ के आनुषंगिक संगठनों में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। किस संगठन में आपने अपने योगदान को आपको संतोष महसूस होता है कि हाँ भाई, आपकी कार्यों से समाज को ये लाभ हुआ है? ये बड़ा टिपिकल आपने प्रश्न किया। मुझे तो संघ के सभी कार्यों में बड़ी संतोष फील हुआ है, लेकिन प्रमुख मैंने ये देखा जब लघु उद्योग भारती का और विद्या भारती का। विद्या भारती क्योंकि मैं सरस्वती विद्या मंदिर का ही छात्र रहा, तो मैंने देखा वहां की जो शिक्षा पद्धति है वो एक आदर्श नागरिक बनाती है। देशभक्ति से ओतप्रोत संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक जितनी भी विरासत है, हमारे संस्कार, हमारे अनुशासन की बातें इतनी अच्छी सिखाते हैं कि एक आदर्श नागरिक का वहां निर्माण होता है। तो मैं सबसे पहले विद्या भारती से जुड़ा और सौभाग्य मिला मुझे कुछ नए स्कूल प्रारंभ करने का भी, जिसमें आगरा में एक बालिकाओं का एक ऐसा स्कूल है जो एक महिला सशक्तिकरण का एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण लगेगा। 2800 बच्चियां पढ़ती हैं और 100% वहां टीचिंग स्टाफ महिलाएं हैं और उसका डे टू डे कार्य देखने वाली भी अब महिलाएं हैं। और वहां की बच्चियां आगरा में टॉप 10 में 2-3 बच्चियां हर वर्ष वहां सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में रहती है। साथ साथ वहां की बच्चियां इसरो में भी गई और खेल कूद आदि अदर एक्टिविटीज में अपना नाम पूरे देश में रोशन कर रही है। कि हमारे यहाँ की बच्ची जो हमारे विद्या भारती का पूरे देश का एक नेटवर्क है स्कूलों का, जिसमें लगभग एक 16,000 आवासीय जैसे पूरे भवन बने स्कूल हैं, उनका भी एक इंटरनल वो लोग कंपटीशन कराते हैं। तो हमारी ये बच्ची उसमें भी काफी पुरस्कार जीत कराती है। राकेश जी, आपने बताया कि 16,000 आवासीय स्कूल विद्या भारती आवासीय के, मतलब पक्के बने हुए। जी जी, पक्के बने हुए स्कूल से शिक्षा पे कार्य हो रहा है। लेकिन जब हम बात करें प्रदेश में, केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और ये माना जाता है कि वो संघ विचार से ही प्रेरित रहती हैं, तो अब भी क्या विद्या भारती की प्रासंगिकता है, उसकी जरूरत है कि उस ये शिक्षा कार्यों में वो जिस तरह से कार्य कर रही है वो और विस्तार दे उसे? देखिए, अगर हम ये बात करें कि सरकार के माध्यम से सरकारी स्कूल चलते हैं या हमारी पद्धतियां हैं या विभिन्न स्कूल है, बोर्ड है, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट है और एक नियमों के अंतर्गत चलते हैं, लेकिन उनकी एक सीमाएं हैं। हम उन सीमाओं से आगे बढ़ के बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में काफी प्रमुख कार्य करते हैं और हम उनको आदर्श नागरिक बनाने में और भी ज्यादा प्रयास करते हैं। हम सिर्फ उन्हें किताबी शिक्षा नहीं देते, मैं इसकी आलोचना नहीं करूंगा कि और जगह क्या होता है, लेकिन अधिकांशतः किताबी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है और बच्चे का इंटरनल डेवलपमेंट जो हो उस पर कम रहता है। हमारे विद्या भारती की जो विशेषता है कि हम एक हर तरह की एक्टिविटीज करते हैं और इसकी आवश्यकता तो मेरे को लगता है अभी और ज्यादा है। देखिए, भाजपा के विरोधी दलों का एक आरोप रहता है, या एक उनका आरोप ही कहूंगा मैं, उनका रहता है कि विद्या भारती या सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूलों में भाजपा के कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, वहाँ जो उनका स्टाफ है वो भाजपा या संघ के कार्यों को आगे विस्तार रहे हैं। तो कितना इसमें सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है कि वहां पर हम राजनीतिक भाजपा के कोई कार्यकर्ता तैयार करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक भी अगर आपको ऐसा आरोप कहीं मिले
से मतलब आप बताएं कि यहाँ पर ये एक दिन उनको बैठा करके भाजपा के विषय में बताया गया हो, तो आपको एक भी नहीं मिलेगा, मैं विश्वास से कह सकता हूँ। हाँ, अच्छा नागरिक बनाने का हम कार्य करते हैं। और स्कूल अगर ऐसा होता तो आप जो समझिए विपक्ष की भी सरकारें रही है, तो ये सब उस पर एक्शन लेते कि नहीं लेते, तो ये संभव नहीं है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है हमारे देश पे, और 50% टैरिफ है, तब से एक बार फिर स्वदेशी की बात बड़ी जोर शोर से सुनाई दे रही है, सरकार की तरफ से भी, और अन्य जो संगठन है वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, उद्योग जो संगठन है वो भी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। तो संघ का भी एक आनुषांगिक संगठन रहा है स्वदेशी जागरण मंच, लेकिन उसकी कोई क्रियाकलापों में नहीं दिखाई दिए, तो क्यों निष्क्रिय रहा वो? क्या वो संघ की भूल थी कि उसे पीछे कर दिया गया है, या उसको बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रखा गया? नहीं राजीव भाई, मैं इसमें एक बात बताऊंगा कि ऐसा नहीं वो निष्क्रिय रहा, लेकिन हाईलाइटेड नहीं रहा। उसके निरंतर अभी भी स्वदेशी को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम काफी अच्छे चल रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में वो जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप स्वदेशी अपनाएं, और साथ साथ वो यह भी कहते हैं जॉब सीकर ना होकर के आप जॉब प्रोवाइडर बनिए, आप अपना काम करें और लोगों को रोजगार दें। चांस की बात है ये चीज हाईलाइट कम हुई है, तो इस गलती को मैं मानता हूं, उनको ये हाईलाइट करना चाहिए था, जिससे ये संदेश समाज में जाता। राकेश जी, आपने लघु उद्योग भारती को पूरे प्रदेश में आपने उसका बड़ा नेटवर्क बनाया है, काफी उसका आपका सघन कार्य, और इस समय आप अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री भी हैं लघु उद्योग भारती के। तो क्या ऐसी कठिनाइयां या वो दिखाई देती हैं, जैसे अभी आपने कहा कि भाई रोजगार पैदा करो, नौकरी के पीछे मत भागो, खुद नौकरियां दो, इसके काबिल बनो, तो क्या व्यवहारिक कठिनाइयां देखते हैं आप एक उद्योगपति के रूप में, लघु उद्योग भारती के एक पदाधिकारी के रूप में? देखिए, मैं बिल्कुल दिल से कहूंगा, आज से 11 साल पहले जब विपक्ष की मतलब सरकार थी, तब तक मैं बड़ा निराश हो गया था। लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए जी, उन्होंने आते ही इसके महत्व को समझा, और विशेषकर एमएसएमई सेक्टर को। ये देश की रीढ़ है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कृषि के बाद अगर कोई क्षेत्र है तो वो एमएसएमई है। लगभग 38 से 40% रोजगार एमएसएमई देता है। जितनी भी फॉरेन करेंसी हमें मिलती है वो 40% फॉरेन करेंसी एमएसएमई सेक्टर से आती है। और साथ साथ आपको ये जान के होगा कि ये जो जीडीपी में शेयर है हमारा, यह भी लगभग हमारा 40% शेयर है। तो ये माननीय मोदी जी ने समझा, और उद्योग जगत में ऐसा नहीं खाली हमारा ही देखा, उन्होंने और उद्योगों का भी पूरा बड़े लार्ज इंडस्ट्रीज पे भी सोचा। उन्होंने कहा अगर देश को आगे ले जाना है और सबको रोजगार देना है तो यह उद्योगों के बारे में अच्छा चिंतन करना पड़ेगा। कृषि आधारित अगर मुल्क रहता है, देश रहता है, तो हम खुशहाल तो हो सकते हैं, लेकिन समृद्धि हमेशा उद्योग से आएगी। और हम ये देख रहे हैं कि तब से लेकर निरंतर हमारा देश जो 11वें स्थान पे था आज चौथे पे आ गया। जी जी जी। और ऐसे ही जब योगी जी आए, क्योंकि बहुत सी नीतियां केंद्र बनाती हैं, राज्यों पर निर्भर बहुत कुछ करता है, तो जैसे अपने माननीय योगी जी आए मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उन उद्योगों को कैसे आगे बढ़ाए, तो उन्होंने आपको मालूम 2018 में नीति बनाई, उसके बाद अभी 2022 की नीति आई। तो आप देखिएगा डे बाई डे उसका स्केल बढ़ रहा है। हाँ, ये बात ठीक है, अभी भी क्योंकि बहुत लंबे पुराने जमाने की कोई जंग लगी व्यवस्था हो तो उसमें ठीक करने में समय लगता है। हम उन चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं जिससे कि इंडस्ट्रीज की स्थापना भी हो, इंडस्ट्रीज के व्यवहारिक जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारी प्रभावी हो, कम हो, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। मुझे पूरा विश्वास है ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अवसर, मौका कि देश की जनसंख्या बहुत है, हम पे करने को बहुत कुछ है। हमारे को नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी ने पहुंचाया, आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी और शिक्षा के रूप में भी, तो वो अंग्रेजों ने पहुंचाया। हमारे उसमें तीनों चीजों को नष्ट किया। उन्होंने ये देख लिया भारत को अगर पकड़ के रखना है तो वहां के रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से उठाते थे, अपने आप बनाना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ के धंधों को उन्होंने डाउन करना शुरू किया, शिक्षा भी पद्धति बदल दी गुरुकुल वाली, और संस्कारों के बारे में आप सब जानते हैं। तो यहाँ के बाद जब हम 1947 में आजाद हुए, कल्पना ये थी कि धीरे धीरे देश ठीक होगा। उस समय हम लोग 1%, 1.5% के आसपास थे, मगर जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए के अंदर ये खूबी है कि हमारे उद्यमिता है।
आप देखिएगा कि हमारे व्यापार करने की जो सुचिता थी, जिसका विश्व कायल था, लेन देन बिल्कुल पाक साफ होता था, कमिटमेंट की वैल्यू होती थी, वह सब चीजों के कारण से हम श्रेष्ठ थे। और अभी भी दोबारा से जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, 11वें से चौथे पे आए हैं, तो ये हमारे अंदर कुछ विशेषता तो है। यह चीज हमारे को पूरा विश्वास है भविष्य में भारत को बहुत आगे ले जाएगी, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, आप लघु उद्योग निगम के चेयरमैन भी हैं, तो निवेश के बहुत प्रयास हुए, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल समस्या आती थी, भूमि नहीं मिलती थी। बड़ी व्यवहारिक, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते थे कि हाँ भाई फलाना प्रोजेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन उसके लिए जब जगह नहीं होगी, भूमि नहीं होगी, तो कैसे होगा? अब क्या स्थिति है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो हमारे पहले इन्वेस्ट यूपी में 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आए थे, वो धरातल पे नो डाउट कुछ काफी कम रह गए थे। उसका मेन कारण भूमि की अनुपलब्धता थी। अभी आपने देखा होगा पिछले जो बिल्डिंग बायलॉज आए हैं नए 2025 के, पहले क्या था, कृषि भूमि पे इंडस्ट्री लगाना अलाउ था, लेकिन 10% कवर्ड एरिया था, 20% एफएआर था, पूरे पे आपको डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता था, तो उससे उद्योग लग नहीं पाते थे। और यूपी सीडा वगैरह सरकार की जमीनें लिमिटेड थी, एक्विजिशन करना कितना कठिन है हम सब जानते हैं। ये एक राजनीतिक इशू बन गया है कि इस पर राजनीति हो जाती है, सरकारें भी बदल जाती है और सबको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कृषि भूमि क्या है कि उस पर उद्योग तो अनुमानित थे, अब हमने, सरकार ने सेटबैक छोड़ करके आप पूरा इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और साथ साथ एफआईआर भी 1.5 कर दिया, यानी कि 7.5 गुना बढ़ा दिया उन्होंने पहले। इससे कई फायदे होंगे। एक तो भूमि की उपलब्धता का आसान हो गई, दूसरा गांव को भी रोजगार मिलेगा, गांव में भी विकास होगा, कुछ दुकानें खुलेंगी, कुछ वहां के लोग जॉब करेंगे, और कुछ लोग हो सकता है उसमें से कुछ नए उद्यमी स्टार्टअप करने लग जाए। तो ये एक नई दिशा में कार्य हो रहा है, और ये जो समस्या थी भूमि उपलब्धता की, ये बहुत अब आसान समस्या खत्म हो गई, और मुझे विश्वास है आगे आने वाले समय में अब इंडस्ट्री लगाने के लिए भूमि वाला विषय लोग भूल जाएंगे। तो हम उम्मीद की जानी चाहिए कि जो निवेश प्रस्ताव पेंडिंग पड़े थे, अब उन पे शीघ्र कार्य शुरू होगा। बिल्कुल जी। राकेश जी, जैसे भी आपने कहा कि उद्योग होना चाहिए, एमएसएमई उद्योग भी बनने चाहिए। 140 करोड़ की आबादी है, और अब जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का है। बहुत बड़ी आबादी जो अभी रोजगार में है, उसके रोजगार छिनेंगे, तो उसका मुकाबला करने के लिए किस तरह की प्लानिंग की जरूरत है? सरकार क्या काम कर रही है? लघु उद्योग निगम या लघु उद्योग भारती क्या सोच रहा है उस विषय में? कैसे रोजगार भी बचा रहे और नई तकनीक भी कार्य करे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने राजीव भाई। जब कंप्यूटर आया था, तब ये लगा था कि कंप्यूटर से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सच ये है कि कंप्यूटर के बाद भी नौकरियां बढ़ी। जब देश विकास के क्रम में होता है ना, तो उसमें आदमियों की कार्य की आवश्यकता बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी भी बदलती है। एआई हमारे बहुत सारी चीजों में फायदेमंद होगा, और एआई को चलाएगा कौन, उसे मेंटेन कौन करेगा, उसकी प्रोग्रामिंग कौन करेगा। साथ साथ जब देश आज 4.25 लाख करोड़ अपनी ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जब ये डबल ट्रिपल होगी, तो धंधे भी तो बढ़ेंगे ना, व्यापार बढ़ेंगे, उसमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, हमें ये ध्यान संतुलन जरूर रखना पड़ेगा कि दोनों चीजों में संतुलन बना रहे। इसके लिए हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो पढ़ाई पे ध्यान दे, और अपने आप को इंटेलिजेंट तो बनाना पड़ेगा। काम तो आपको दिमाग से अपने फुल फ्लैश एक इंटेलिजेंट वाला रोल तो करना पड़ेगा, चाहे इंटेलिजेंट हो तो एक्सपर्ट हो ऑपरेटिंग के, कुछ ना कुछ आपको स्किल अपने अंदर ऐसी लानी पड़ेगी जिससे कि एआई बहुत ज्यादा हावी ना हो पाए। और मुझे विश्वास है एआई आने से नए जॉब और निकलेंगे। जब काम स्पीड पकड़ता है ना, तो जॉब भी निकलते हैं। मतलब आपदा में भी अवसर रहेगा आपका? 100%। आप एक उद्योगपति, खुद उद्योगपति हैं, उद्योग निगम के मार्फत आप कार्य कर रहे हैं। अमूमन ये देखा गया है कि चाइना के उत्पाद के आगे भारतीय उत्पाद जो प्रोडक्शन होता है वो टिक नहीं पाता है। सस्ता चाइनीज सामान सस्ता होता है, तो क्या वजह मानते हैं, क्यों सस्ता रहता है और भारतीय उत्पाद क्यों पीछे रह जाता है चीन के मुकाबले में? देखिए, मैं आपको इसमें आज बहुत एक सही बात बताता हूँ। मैं चाइना कई बार गया। हमारे देश में ए बी सी डी 4 तरह के माल बनते हैं। ए टॉप क्वालिटी, बी उससे थोड़ा इंफीरियर, फिर सी और फिर डी। चाइना क्या करता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और बनाता है, यानी कि बहुत खराब क्वालिटी तक का। और उनके जो आइटम है, जो हमसे जिसे लोग सस्ता कहते हैं, वो यूज एंड थ्रो वाले ज्यादा है, सिंगल यूज वाले, बच्चों के खिलौने हो गए, लाइटिंग हो गई। आपको जो चीजें लगती हैं चाइना की सस्ती हैं, वो हमारे यहाँ की अगर अच्छी क्वालिटी की चीज ले लोगे तो वो लाइफ ज्यादा अच्छी है। और उस तरह की क्वालिटी अगर आप चाइना से खरीदोगे तो वो हमसे महंगी पड़ेगी। आप, मेरा डीजल इंजन का काम है, जनरेटर का काम है, मैं आपसे
ध्यान आकर्षित करूंगा। आप ध्यान से बताइए, कभी आपने पंपिंग सेट कोई चाइना का देखा क्या? आप ना। ध्यान से बताइए, कोई जनरेटर आपने चाइना का हाँ, देखा नहीं क्या? नहीं देखने को मिला, हाँ, नहीं। बिल्कुल, उसका कारण है, हमने उनके यहाँ भी ऐसा नहीं जनरेटर नहीं बनते, इंजन नहीं बनते। उनके जो हमारे जैसे इंजन है, उस तरह के इंजन अगर वो बना करके यहाँ मतलब कोई खरीदता, तो हमसे महंगे पड़ते। उनकी क्वालिटी हमारी जैसी क्वालिटी पे स्तर पर कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है। हमने कम रेट में अच्छी क्वालिटी बनाई। कोई कंपटीशन था, CSIR का आपने नाम सुना होगा, जी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल बिल्कुल रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि नए नए प्रोडक्टों के ऊपर रिसर्च होती है, नए नए प्रोडक्ट बना रही है वो संस्था। अमूल के सारे प्रोडक्ट उसी के डेवलप किए हुए हैं। हमारे देश में दोबारा से जागरूकता हमने बढ़ाई है, वो टेक्नोलॉजी बना करके दें और हमारी इंडस्ट्रीज वाले खरीद रहे हैं, मतलब शॉपिंग होती है। आपको अपनी कुछ अपने लिए बनवानी है तो वो भी बन जाती है। यानी किसी उद्योग को जो रिक्वायरमेंट है वो वहां बताए बिल्कुल तो उस पर बिल्कुल, रिसर्च आपने भी कहा होती मेरे लिए स्पेशलाइज बनानी है, जी। कस्टमाइज बनानी है, तो वो बना देते हैं। उसकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट लेते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड है। तो ये सब चीजें भी देश में चल रही है। अब क्या है ना, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न बड़ा अच्छा किया था कि अमेरिका की लगाई हुई टैरिफ का भारत के अंदर क्या। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं इस समय कि ये एक आपदा में अवसर वाली स्थिति आ चुकी है। आपने देखा होगा GST में भी कुछ संशोधन हो रहे हैं। अभी आप देखिएगा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेकर के ये बहुत बड़ा कार्य शुरू होने वाला है। जो चीज जहां बनती थी हम वहां से अपने क्यों नहीं बना सकते, जैसे कहते हैं हम लोग इंपोर्ट सब्सिट्यूट, इस पे काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। और CSIR जैसी संस्थाएं या अन्य इनसे डेवलप करा करके अब केंद्र सरकार के सहयोग से इसमें बहुत बड़ा काम होगा। और शायद अमेरिका वाला विषय तो कभी भी सॉल्व हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं भारत का नुकसान है, अमेरिका को भी नुकसान है, लेकिन उससे ये वातावरण जो बना है उद्योग के प्रति नई चीज लाने का, ये हमको भविष्य में बहुत बड़ा फायदा है। तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप, जैसे बात टैरिफ की हो रही है, अमेरिका के टैरिफ की हो रही है, एक उद्योगपति के रूप में, एक औद्योगिक संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष के रूप में, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे कि उद्यमियों को नुकसान ना हो? देखिए, इस समय जो अमेरिका के ऊपर जाने वाले आइटम है विशेष, वो हमारे 3 फील्ड के हैं। एक फार्मा का है, एक गारमेंट्स का है और शू वगैरह इसका है, और साथ में जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के आइटम बनते हैं, ये सेक्टर का माल जाता है। हम इनमें लगने वाले जो टैक्सेशन या स्थापना में जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर सरकार कर रही है। नई इस तरह का कोई अगर कोई इंडस्ट्री शुरू करता है तो सरकार उसमें प्रति व्यक्ति सहायता भी दे रही है, EPF को भी छूट दे रही है। और साथ साथ शू के अंदर हम खाली लेदर पे ना रहे हैं, हम लोग नॉन लेदर पे भी जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उनका ध्यान तो देखो थोड़ा सा सरकार रख रही है, और साथ साथ सरकार खाली अमेरिका पे डिपेंडेंट हमारे भी इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक हम फोकस्ड हो गए थे, अमेरिका एक बड़ा देश था, अच्छे पैसे देता था, हम लोगों ने उसको डाइवर्सिफाई भी नहीं किया था पूरे वर्ल्ड में। अब आप गौर करें, हर कंट्री में जा करके जिनकी इस तरह की बाइंग कैपेसिटी है, इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम है, थोड़े कॉस्टली होते हैं, लोग सजावट के लिए लेते हैं। तो ये सब चीजों में अब पूरा वर्ल्ड में मार्केटिंग शुरू होगी। तो यकीन मानिए, अमेरिका के जब संबंध सुधरेंगे तो आप पाएंगे अमेरिका के संबंध सुधरने तक कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि और अच्छा हमें फायदा इसका हुआ। और पूरा विश्वास है मेरे को, हमारे उद्यमियों को आप कमजोर मत समझिए। मैं आपको राजीव भाई बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हम लोग हिंदुस्तानी व्यापारी हैं, अच्छे मार्ग निकाल लेंगे। रास्ता निकालना जानते हैं। 5 से 10% फर्क पड़ेगा, जो कल्पना की जा रही है उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है। कुछ समय के लिए हो सकता है लगे, लेकिन आगे नहीं। वक्त के साथ जो चलते हैं वही सफल होते हैं, जो वक्त के साथ नहीं चलते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आप कभी भी ये मत मानिएगा कि आपका जो प्रोडक्ट बना लिया वो अच्छा बिक रहा है तो वो फॉर एवर है, नहीं। आप आगे के भविष्य की कैलकुलेशन करते हुए उसके हिसाब से अपने को तैयार रखें, चाहे वो क्वालिटी का विषय हो, चाहे प्राइसिंग का इश्यू हो, कस्टमर की डिमांड कैसी है, और साथ साथ अपने आप को और भी क्षेत्रों में ले आने के लिए आपको प्रयास रहना चाहिए। बात आई कि आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाना चाहिए। उसी तरह एक उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम में आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में पहली बार फ्लैटेड इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट लागू हुआ है। वो आगरा में वो फ्लैटेड इंडस्ट्रीज पे काम भी चल रहा है। वो किस चरण में है और कैसे आया, वो क्यों जरूरत महसूस हुई उसकी? जैसा आप जानते हैं कि अपनी इंडस्ट्रियल भूमि की बड़ी कमी थी जी। और उसकी प्राइसेस काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हमारे बहुत से उद्यमी एकदम अपना प्लॉट नहीं खरीद पाते, बनाने में भी पैसा लगता, तमाम सरकारी मान्यताएं अनुमति लेने में पैसा लगता और समय लगता। तो उनको एक ऐसी चीज चाहिए थी कि भाई हम जाए प्लग एंड प्ले, हमें एक भवन मिल जाए
हम जाएं, अपनी मशीनें लगाएं और अपना कार्य शुरू कर दें। उससे क्या है कि छोटे उद्यमी जिनको 2000 फुट जगह चाहिए, 2500 फुट जगह चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने फ्लैटेड बनाई। आपको जान के खुशी हुई, हमारी लगभग सारी बुकिंग हो चुकी है। अभी क्योंकि टीटीजेड का थोड़ा इशू चल रहा है केंद्र में, सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसके बाद ये बहुत जल्दी हम लॉन्चिंग कर देंगे। हमारी तरफ से बिल्डिंग तैयार है। बात टीटीजेड की है तो हम बात करें आगरा की, तो एक तो टीटीजेड का सीमांकन के विषय में भी भ्रांति रहती है। टीटीजेड पे आपके द्वारा बहुत कार्य हुआ है, तो आज की तारीख में क्या स्थिति है टीटीजेड में? क्या विसंगतियां अभी बाकी हैं और किस तरह से एक उद्यमी अपना कार्य कर सकता है? ये आपने एक ऐसी तुक्ती नस पे आगरा की हाथ रखा है, इसके विषय में बोलना भी जरूरी है। हम सब जानते हैं टीटीजेड पर प्रतिबंध जो उद्योगों पे लगे थे, सन 1996 के अंदर एक डिसीजन हो गया था, उसमें पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज को छोड़ करके शेष उद्योग लगाए जा सकते थे। कालांतर में कुछ लोगों ने कंफ्यूजन पैदा किया, जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, गलत एप्लीकेशन लगा करके उन्होंने यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था एक्सपेंशन पर, नई इंडस्ट्रीज पर, जबकि ऐसा नहीं था। 1996 का जो बेसिक ऑर्डर है उसमें कहीं ऐसा नहीं है। अभी फिर किसी ने लगा दिया एप्लीकेशन। अब ये संकट में, पहले भी जो एडॉक मोरेटोरियम 2016 में लगा था, हमने उसको हटवाया, प्रयास करे, सच्चाई लोगों को बताई। अधिकारियों को सच्चाई नहीं पता थी, हमारे यहाँ के राजनेता मंत्रियों को सच्चाई पता नहीं थी, केंद्र सरकार के अधिकारियों को नहीं पता थी। हमने जब पूरा सही बात विद डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखी, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये वास्तव में आगरा के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, उनको भी हमने स्पष्ट किया। और अभी फिर किसी ने एक गलती से एप्लीकेशन लगा दी, एक संस्था के किसी पदाधिकारी ने 2019 में, कि सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड क्षेत्र में एक्सपेंशन और नई इंडस्ट्री से बैन लगाया, और जनवरी 1996 का वो कागज सामने रखा, जबकि दिसंबर 1996 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने ऑर्डर किया था कि यहां पर इंडस्ट्री लग सकती है, यानी कि वो जनवरी का गलत था, लेकिन उन्होंने जनवरी का लगा करके स्टे करा दिया। हम पूरा आपको विश्वास दिला रहे हैं, हमने पूरी तरह से दोबारा से सबको बताया। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी जब चर्चा हुई, तो जब हमने कहा कि इसमें अच्छी पैरवी के लिए हमारे तुषार मेहता जी को, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको खड़ा कीजिएगा, तभी हम जो है इस केस को ढंग से अपनी बात को रख पाएंगे। उन्होंने उसकी फीस, उनको हायर भी कर लिया और उसकी फीस भी राज्य सरकार देगी। क्योंकि ओका जी जो पहले जज थे वो रिटायर हो गए, इसलिए वो केस का डिसीजन नहीं हो पाया। मुझे सितंबर में डेट लगी है, मुझे पूरा विश्वास है यह प्रतिबंध हटेगा और उद्योग दोबारा से लगेंगे। हाँ, प्रदूषणकारी उद्योग प्रतिबंध पहले भी थे और आज भी हम नहीं चाहते कि प्रदूषणकारी उद्योग लगे। हमें भी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को एक शुद्ध अच्छा वातावरण देना है, लेकिन रोजगार और जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है वो लगेंगी तो अच्छा रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है राजीव भाई, ये सब चीजें होंगी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की बात करें हम, तो प्रदेश भर में क्या कार्य कर रहा है, किस प्रकार लघु उद्यमी इससे लाभान्वित हो रहे हैं? लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों की सहायता के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका मूल जो कार्य था, उस जमाने में काफी महंगा, आपको मालूम है, रॉ मटेरियल्स वगैरह पे ब्लैक हो जाती थी, तो छोटे उद्यमियों को सस्ता माल नहीं मिल पाता था, वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। वो सारा सप्लाई हमारा निगम करता था। आज भी हम नॉन फेरस मेटल की सप्लाई बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, जिसके कि हमारे लघु उद्यमियों को काफी लाभ मिल रहा है। साथ साथ हम लोग कोयला भी परचेज करके लघु उद्यमियों को दे रहे हैं। टीटीजेड में तो बैन है, अदर देन टीटीजेड। और साथ साथ हम फ्लैटेड इंडस्ट्री जैसे प्रोजेक्ट, अभी हम लोग इंडस्ट्रियल स्टेट भी बना रहे हैं। यूपी अपने एमएसएमई मंत्रालय के साथ मिलकर के वो डेवलप कर रहे हैं। हमारा अलीगढ़ में भी डेवलप हो रहा है, ऐसे हमारा फ्लैटेड लखनऊ में भी है, और अभी हम गाजियाबाद में भी करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम बेसिक चीजें इंडस्ट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। साथ साथ दो नए काम और बड़े शुरू होने जा रहे हैं। हम एक आईएफसी बनाने आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन सेल, जिसमें कोई भी उद्यमी को इंडस्ट्रीज लगानी है, पहले वो वेबसाइट पे सारा समझ ले, फिर उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, अगर वो कहता है मेरे को सीए चाहिए, आपको सीए नाम बता देंगे। आपने कहा मुझे कुछ इसकी डीपीआर चाहिए, हम वो भी दिलवा देंगे, बहुत थोड़ी कॉस्ट पर। उसने कहा हमें जीएसटी कंसल्टेंट चाहिए, हमारे को और भी कुछ इसकी मार्केटिंग में और क्या क्या
हमें जानकारियां मिल सकती हैं, एक्सपोर्ट किन किन कंट्री में होता है, ये मेरा निगम करने जा रहा है, जिसकी हम बहुत जल्दी लॉन्चिंग करते हैं। मतलब जो बुनियादी आवश्यकता है बुनियादी वो आप आवश्यकता। सारी सर्विसेज लघु उद्योग निगम के जी मार्फत बिल्कुल। मिल जाएंगी नए उसको। बात टीटीजेड की चल रही थी, तो अब भविष्य में जैसा आपने कहा सितंबर में सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या माने कि टीटीजेड क्षेत्र का भविष्य किस प्रकार का रहने वाला है? देखिए, नए जज आ रहे हैं, उनके लिए पहली डेट होगी सितंबर की, और शायद मुझे लगता है वो समझने के बाद एक डेट और लगेगी, जैसा एक जी जी जी। नॉर्मल प्रैक्टिस जो है। तो उस अगली डेट के अंदर मुझे विश्वास है कि हमें कुछ एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और टीटीजेड के भविष्य के विषय में मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ गारमेंट जैसा उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हमारे यहाँ ब्रश इंडस्ट्रीज, आप जानते हैं जो ब्रश बनता है वो 95% देश में आगरा का ब्रश सप्लाई होता है, जी क्लीनिंग बिल्कुल। ब्रश। हमारे यहाँ सिल्वर और सिल्वर की जो पायलें वगैरह बनती है, ऑर्नामेंट्स, उसमें आगरा नंबर 1 है पूरे कंट्री में, लोग तो बिल्कुल एशिया भी कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ अब धीरे धीरे पीवीसी पाइप का भी काम, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर्स का भी काम धीरे धीरे शुरू हो गया है। मेरे को क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा फील्ड टीटीजेड वाला चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि आगरा में कुछ बातें अच्छी भी है। आगरा में आपको लेबर की दिक्कत कम रहती है। आगरा के अंदर लोग पुराने खानदानी भी हैं, क्योंकि आगरा किसी समय, आगरा और कानपुर दो ही शहर हुआ करते थे। वो तो हमारे पैर बांध दिए गए, इसलिए हम दौड़ नहीं पाए, बाकी शहर दौड़ में आगे निकल गए। लेकिन अब हमारे पैर जिस दिन खुल जाएंगे, हम यकीन मानिएगा आगे बढ़ेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि आगरा में टूरिज्म भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आफ्टर ऑल इंडस्ट्रीज वो भी है, शू आप देख रहे हैं कितना है, शू की तो यहाँ पर कारीगर अब तो कई कई पीढ़ियों के कारीगर हो गए। उसके दादाजी भी शू के थे, पिताजी भी, बेटा भी शू का काम कर रहा है, कई पीढ़ियां काम कर कई रही पीढ़ियां हैं। काम कर। तो ये बात एक अच्छा साइन है कि ये हमारे को प्रगति, ऐसा लग रहा है आगरा में ये टीटीएड खुल जाए तो इंडस्ट्रीज बहुत लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने शहर की। यदि हम आगरा की बात करें तो पूरे जिले के सभी संवैधानिक पदों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। लेकिन हम बात करें जो आगरा की समस्याएं बनी हुई थी, पुराने सनातन समस्याएं कही जाती हैं, वो आज भी बरकरार हैं आगरा में। उद्योग जैसे अभी काफी बात हुई आपसे का विस्तार नहीं हो पाया, उद्योग पलायन भी हो गए, और भी समस्याएं थी, बैराज की समस्या है, हवाई अड्डे की समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या है। तो क्या वजह मानते हैं क्यों नहीं काम हो पाया, कि समन्वित प्रयास क्यों नहीं हो पाए? देखिए, आपका ये कहना कि तीनों स्तर पर भाजपा है, ये ठीक है। जी जी और यह भी ठीक है, जो आपने समस्याएं बताई वो कहीं ना कहीं टीटीजेड पे जाके रुक जाती जी। है। एयरपोर्ट की जो टर्मिनल की मान्यता बहुत लेट मिली, आपको पता है, अब वो जाके मिल गई है, काम शुरू हुआ है। चांस की बात है, मैं 2 बार डेट में हाई सुप्रीम कोर्ट में था। ऐसे ऐसे बेतुके क्वेश्चन हमारे अपोजिशन वाले कर रहे थे कि मिलिट्री का हवाई जहाज उड़ता है, वो पॉल्यूशन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत विद्वान है, उन्होंने हमारे फेवर में निर्णय किया। इसकी भी जो परमिशन है अभी बैराज की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वो भी शीघ्र में हो जाएगी अनुमति, एक खुलने के बाद। एक वाकई प्रमुख समस्या है, क्योंकि वो राजनीतिक स्तर से ऊपर हो गई टीटीजेड की, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। जी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक हस्तक्षेप संभव नहीं है, ना होता है ना हो सकता है। तो उसके ऊपर के कारण से वह कार्य जरूर रुका है, लेकिन उससे जो कुछ विकास के कार्य जो आपने बोले वो वाकई अवरुद्ध है। मुझे विश्वास है ये खुलने के बाद वो सारी चीजें बहुत अच्छा होगा, और आगरा एक कष्ट पाने के बाद एक बहुत सुनहरा दिन दिखेगा। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए। आप संघ के स्वयं सेवक हैं, संघ का शताब्दी वर्ष मन रहा है, एक आम धारणा है कि संघ मुस्लिम विरोधी है, कि कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हम तो सारे राष्ट्रभक्त मुस्लिमों का स्वागत करता है संघ। संघ तो साफ कहता है। देखिए, आपने कहा राष्ट्रभक्त मुस्लिम। और जो राष्ट्र विरोधी है, चाहे वो कोई भी हो, उसका तो सभी विरोध करते हैं। और हम यह कहना कि ये आपने मुस्लिम समाज के लिए कहा, ये कहीं आपको नजर सीधा आता हो तो आप बताइएगा, वरना यह बात जरूर कही जाती है कि देश हित सर्वोपरि, वो सबको मानना चाहिए, चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो समाज को जागरूक करने की यदि हम बात करें, क्योंकि संघ कहता है जब तक व्यक्ति का निर्माण अच्छा होगा तो समाज का निर्माण, कितना सफल मानते हैं आप एक संघ के स्वयं सेवक के रूप में कि संघ के जो 100 वर्ष के कार्य हैं समाज को जागरूक करने में, समाज को मजबूत करने में कितना सफल रहा है उसका? मैं सच कहूं राजीव भाई, अगर संघ ना होता
तो पता नहीं इस देश की वर्तमान स्थिति क्या होती। सारी डेमोग्राफी बदल गई होती, सारा जो सोच का तरीका है वो बदल गया होता, और ना जाने क्या क्या होता। संघ का पूरा इतिहास अगर आप देखें, संघ हमेशा देश के लिए खड़ा रहा, देश हित में विचार करता था, सारे नागरिकों को यही सिखाता था। हमारे पास जब भी कोई विदेशी विपदा आई, संघ ने कोई भी सरकार हो उसके साथ खड़े रहे। नेहरू जी ने, आपको ध्यान है चाइना वार के अंदर जब वहां पर ट्रैफिक पुलिस की दिल्ली में दिक्कत थी तो स्वयंसेवकों ने संभाला। हर जगह वो खड़े हो जाते थे और इसको सब जानते थे। तो उन्होंने कभी भी देश के अहित की बात की, बल्कि अगर हम देखें तो संघ की सोच के कारण में देश में और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और ज्यादा बढ़ी है। और लोग अब यह भी सोचने लगे हैं कि हम पहला ये देखें कि देश पहले है फिर हम है, क्योंकि जब देश स्ट्रांग होगा तो हम तो अपने आप हो जाएंगे। कोई संस्था अगर पूरी मजबूत होगी तो आप उसमें रहने वाले तो खुद ही मजबूत होंगे ना। देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं होता, देश देशवासियों से बनता है। और जब देश के प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श होगा, देशभक्त होगा और वो पूरे देश हित के लिए कार्य करेगा तो देश कितना मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वदेशी की बात हो रही है तो लघु उद्योग निगम और लघु उद्योग भारती जैसे संगठन, इस पे इनके क्या प्रयास हैं? लघु उद्योग भारती बहुत बड़े स्केल पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को लेकर के उसने कार्य शुरू किया। चांस की बात है 1 साल पहले ही शुरू किया है। हमने 28 क्षेत्रों में उसे बांटा है, जिसमें हर तरह के प्लास्टिक भी है, स्टील है, फार्मा है, जो भी आइटम बनाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, गारमेंट्स हैं, इस तरह के। और हमने यह लघु उद्योग भारती ने प्रण किया है कि हम देश के अंदर इस तरह के उत्पाद बनाने वाले जितने भी उद्यमी हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे और उनको 3-4 विषयों पर, पहला वो इकट्ठे होकर के आपस में चर्चा करें कि उनकी परेशानियां क्या है। लोकल स्तर की है, लोकल स्तर पर निपटाएं। टेक्नोलॉजी की है तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर उनको टेक्नोलॉजी में क्या क्या बेस्ट है उसकी सहायता कराएंगे। मैंने आपको CSIR का विषय बताया, वहां से उनकी मदद कराएंगे। लघु उद्योग भारती ने उसे टाई अप किया है, 50% डिस्काउंट तक CSIR हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है। हम साथ साथ अगर नीतिगत उनकी कोई समस्या है जिसके कारण से उन्हें लगता है कि हमारे इस क्षेत्र में अगर ये नीति में थोड़ा परिवर्तन हो जाए तो हम अपना कार्य और बढ़ा सकते हैं, हम वह भी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट हम ये जानते हैं, जो चीज विश्व में अगर कहीं बन के हमारे देश में सस्ती पड़ रही है तो मैं ये जानता हूं कि देशवासी ऐसे हैं, उसे सस्ता उस बाहर से आने वाला जो हमारे यहाँ पड़ रहा है उससे तो सस्ता बना के दे देंगे, वो महंगा नहीं पड़ेगा हमारे देश का। ये मेरे को पूरा विश्वास है। और ऐसा मैंने आपको कई अभी एक उदाहरण स्टील बॉटल का भी दिया, मैंने आपको अपने डीजल इंजन पंप सेट का भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यकीन बस उनको चाहिए एक सही प्लेटफॉर्म, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, वो हम पूरा प्रयास करें। संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू राष्ट्र के मायने क्या है? यदि हम उसको परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे? क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म को लेकर के नहीं है, यह जो है पद्धति है, जीवन जीने की पद्धति, इसको हिंदू पद्धति जो कहते हैं उसको लेकर के विषय है। कि जो आप हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं या हिंदू एक रहते हैं या इस प्रकार की जो एक पॉजिटिव देशभक्त मान्यता है, ये पद्धति का विकास है, बस इसका धर्म से लेना देना नहीं है। पिछले दिनों ये हमने संघ प्रमुख के मुख से सुना कि संघ का जो एजेंडा था वो केवल राम मंदिर तक था। कृष्ण जन्मभूमि या काशी के विषय में उन्होंने कहा कि वो संघ के स्वयं सेवक की इच्छा पे उन्होंने छोड़ा है। लेकिन हम पिछले कुछ काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हर मस्जिद में हिंदू मंदिर का दावा किया जाने लगा है, जगह जगह इस तरह के वाद कोर्ट में पहुंचने लगे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि संघ प्रमुख कह रहे हैं कि संघ के एजेंडे में केवल राम मंदिर था। तो क्या कारण मानते हैं आप, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आखिर ये देश की एकता को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा? यहाँ एक छोटा सा मैं अपनी बात कहूंगा कि हमने अयोध्या, मथुरा, काशी का तो हमेशा कहा था, ये बात ठीक है। अयोध्या के पश्चात काशी का आप जानते हैं कॉरिडोर स्वतः ही सामाजिक सहयोग से सारा हो गया, मथुरा का भी ऐसे ही हुआ। लेकिन हर मस्जिद को कहना ये तो ठीक क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाखों मस्जिद हैं, 10-5 में विषय आए हैं और वो भी बात को उन्होंने रखा है। अगर कहीं कोई पौराणिक भूल हुई है और ऐसा लग रहा है बहुत बड़े मंदिर को ध्वस्त करके अपनाया, तो मैं तो ये आग्रह करूंगा समाज से, मुस्लिम समाज से, कि वो आगे बढ़ करके अपनी भूल को सुधारें।
लेकिन इसके पीछे आप ये देखें कहीं हिंसा हो रही है क्या, या हिंसक विचारधारा चल रही है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं है। अपनी बात कहने का तो हक है। बाकी अपने यहाँ न्यायालय है, सारा एक संविधान है, उसी प्रकार सारी कार्रवाई होगी। तो माइंडसेट कैसे बदले, युवा का माइंडसेट कैसे बदले कि वो सब रोजगार या उद्योग की अभी तरफ? युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अभी राज्य सरकार ने लागू की, आपको जान के बड़ी खुशी होगी। 1 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष सरकार उनको 5 लाख रुपए तक का लोन, जिनमें स्किल हो, उनको दे रही है, और 5 वर्ष में लौटाने पर 10% की छूट और कोई ब्याज नहीं। यानी कि 4.5 लाख जमा करने पड़ेंगे और ब्याज भी नहीं देनी है, बट उन पर कोई भी स्किल हो। तो ऐसे छोटे छोटे उद्यमियों को भी हुआ प्रोत्साहित करने का राज्य सरकार कार्य कर रही है। ये तो सरकार के द्वारा कार्य हो रहा है। हम लघु उद्योग भारती के द्वारा भी ये कर रहे हैं कि भाई किसी को हमसे कोई मदद चाहिए, हम उनकी हेल्प करें। स्वदेशी जागरण मंच भी यही कार्य कर रहा है। अल्टीमेट अगर सब जॉब चाहेंगे तो जॉब देने वाले नहीं होंगे, तो जॉब कहां से मिलेगी? अब लघु उद्योग निगम की यदि हम बात करें तो भविष्य की क्या योजनाएं आपके मन में चल रही है कि किस तरह से लघु उद्योग निगम और प्रदेश में लघु उद्यमियों को लाभान्वित करें? मैं आपको बताऊं, मेरा जो विचार है 2 क्षेत्रों पे है। पहला, मैंने अभी आपसे जिक्र किया IFC, इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन सेल, जिससे कि उद्यमी को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हर चीज उसको क्लियर हो जाएगी और वो उद्योग लगाने में या एक्सपेंशन करने में, दोनों बातों में उसको एक आराम मिलेगा, जिससे कि छोटे छोटे हर्डल्स कभी कभी एक दिमाग में परेशानी करते हैं, वो नहीं होगी। दूसरा, मैं नए इंडस्ट्रियल स्टेट, क्योंकि एक तो मैंने बताया कृषि भूमि पर छूट है, एक इंडस्ट्रियल स्टेट अगर हम बनाते हैं पूरा, तो उसमें भी क्या होता है, एक साथ डेवलपमेंट हो जाता है, कम कॉस्ट में अच्छा काम हो जाता है। जी जी जी। मेरा निगम उसमें और आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेरा निगम बेसिक जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम जितना देंगे, और बेसिक उसी की ज्यादा जरूरत है। अक्सर मुझसे उद्यमी कहते हैं सरकार कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हमें एक अप्रूव्ड और डेवलप्ड प्लॉट दिला दीजिए, यहाँ वो जगह बता दीजिए जहां हम इंडस्ट्रीज लगा दें, और सुगमता से हमारी इंडस्ट्रीज लग जाए बिना लाल फीताशाही से दिक्कत की। तो बाकी तो हमारे उद्यमी है स्ट्रॉन्ग, और ये वातावरण हम लोग निगम से भी बनाने का। लाल फीताशाही की बात हो रही है, तो लघु उद्योग भारती इस लाल फीताशाही को कमजोर करने, इसको खत्म करने की दिशा में किस तरह से कार्य कर रहा है? देखिए, कल ही एक हमारी मीटिंग आगरा में चेयरमैन राजस्व परिषद से हुई, और हमने यही कहा कि इंडस्ट्री लगाने के समय हमारी 143 कराते हैं, जैसे आप 80 का कहते हैं, म्यूटेशन कराने में आने वाली दिक्कत, हमारी पैमाइश की दिक्कत, कभी कभी खाता खसरा खतौनी में 84 भी चीज कोई गलत अंकित हो जाए, इससे बड़ा ह्यूमिलेशन होता है खासकर उद्यमी को। तो वो सब चीजें दूर करने में हम लोग कार्य कर रहे हैं। लघु उद्योग भारती का ये प्रयास है, और बहुत जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी। हमने अभी नियम बदले हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पे इंडस्ट्रीज लग जाए, पहले कम एरिया अलाउ था, अब ज्यादा हो जाए। हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं राजीव भाई कि लघु उद्योग भारती हर तरह से, सिर्फ क्योंकि एक ऐसा संगठन है लघु उद्योग भारती जो सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बना है। बाकी अधिकतर आप संगठन देखेंगे, एक तो कोई राज्य पूरे अखिल भारतीय नहीं है, दूसरा या तो वो किसी एक प्रोडक्ट वाइज है, या उसमें ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चर दोनों मिक्स हैं। तो जब ऐसी संख्या में आपके सदस्य होंगे जिसमें ट्रेडर्स ज्यादा हो और इंडस्ट्रीज वाले कम हो, तो वहां आवाज किसकी उठेगी ज्यादा? बिल्कुल, है ना? और वो बातें सही आ नहीं पाएंगी। इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम अलग है और ट्रेडर्स की प्रॉब्लम अलग है, दोनों की है प्रॉब्लम, लेकिन अलग अलग है। तो हम जो लघु उद्योग भारती है सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही फोकस करके कार्य करता है, इसीलिए हमारे द्वारा किए गए बहुत से कार्य, चाहे वो GST में रिलैक्सेशन का हो, श्रम कानून में हो, या हम MSME एक्ट में हो, बहुत से सुधार करा पा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि और आगे जिस तरह की डेफिनेटली, जब तक हम लोग विश्व के नंबर 1 नहीं बन जाएंगे, हम बैठेंगे नहीं, और फिर नंबर 1 जब बनेंगे ना, तो नंबर 1 बने रहे उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। दिल से कार्यक्रम में आज हम रूबरू हुए एक उद्योगपति, लघु उद्योग निगम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, और लघु उद्योग भारती जैसे लघु उद्यमियों का एक जो पूरा राष्ट्रीय संगठन है, उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी से हमें जानने का मौका मिला उद्योग के बारे में, उनकी बारीकी के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, और जो कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास चल रहे हैं उसके बारे में हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा पाए। आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।